मूवी की शुरुआत में हम यंग रॉकी को अपनी माँ के साथ देखते हैं, जहां वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसे सोना पसंद है। तो उसकी माँ के हाँ कहने पर रॉकी अपनी माँ को एक दिन दुनिया का सारा सोना लाकर देने का वादा करता है। इस मूवी की पहली पार्ट में रॉकी की स्टोरी पे बुक लिखने वाला आनंद नाम का वो आदमी की तबीयत बिगड़ने के कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ जर्नलिस्ट दीपा, जिसको आनंद इस मूवी की पहली पार्ट में रॉकी की स्टोरी नैरेट कर रहा था, वो उससे मिलने आती है और आनंद का बेटा विजेंद्र को बताती है कि उसका फादर एक अच्छा आदमी है। विजेंद्र दीपा से पूछता है कि आप मेरे फादर को कैसे जानते हो, तो दीपा बताती है कि आनंद उसे रॉकी की स्टोरी बता रहा था, जो शायद अब अधूरी रह जाएगी। तो विजेंद्र कहता है कि मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे या नहीं ये तो नहीं पता, पर वो एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ना कभी अपने बेटे की फिक्र की और ना ही अपने पत्नी की, और अब हॉस्पिटल में वो 25 साल बाद अपने पिता को देख रहा है। उनकी लाइफ में ओनली रॉकी की स्टोरी की वैल्यू थी, तो ये स्टोरी अधूरी नहीं रह सकती। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम पार्ट 1 में दीपा द्वारा भेजा गया कारीगरों को केजीएफ की लोकेशन ढूंढते हुए देखते हैं। रास्ता पूछने पर एक आदमी उन्हें बताता है कि 4 साल पहले तक मिलिट्री वही थे, पर अब वहाँ बस धूल मिट्टी है। फिर वो सब कारीगर केजीएफ का सबूत ढूंढने के लिए खुदाई स्टार्ट कर देते हैं वहाँ। इधर विजेंद्र दीपा और उसके साथियों को आनंद की लाइब्रेरी में ले जाता है, जहाँ वो सब आनंद की बुक की दूसरी कॉपी ढूंढने लगते हैं। उधर कारीगरों को खुदाई करते टाइम रॉकी की एक मूर्ति मिलती है और देखते ही देखते उनके चारों ओर लाखों लोगों की भीड़ जम जाती है। इधर विजेंद्र दीपा को स्टोरी बताना स्टार्ट करता है और बताता है कि केजीएफ इस देश का सबसे बड़ा छुपाया गया राज है। सिर्फ उसके पिता ही नहीं बल्कि सीबीआई का नजर भी केजीएफ पे बहुत टाइम पहले से था। गरुड़ा की मौत के अगले दिन राजेंद्र, गुरु, एंड्रयू और कमल केजीएफ पहुंचा था, गरुड़ा का छोटा भाई विराट को केजीएफ की गद्दी देने के लिए। कमल ने रॉकी को मारने का चांस मिस कर दिया था, इसलिए अब वो विराट को मारने का प्लान करता है। फिर एंट्री होती है रॉकी की और हमें पता चलता है कि विराट को रॉकी ने पहले ही मार दिया था। फिर गरुड़ा को सबके सामने मारने के बाद उसने वहाँ काम करने वाले लोगों का विश्वास जीत लिया था और अब वहाँ केजीएफ का राजा और कोई नहीं बल्कि रॉकी है। सब लोग रॉकी को देख के हैरान हो जाते हैं और एक गार्ड रीना को भी वहाँ ले आता है। रॉकी सबको बताता है कि अब वो केजीएफ पे राज करेगा और वो सब उसका साथ देंगे, पर ये सुन के कमल गुस्सा हो जाता है। रीना रॉकी से पूछती है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया, तो रॉकी बताता है कि वो रीना को सेफ रखने के लिए और अपनी एंटरटेन के लिए उसे वहाँ ले आया है। ये सुन के कमल और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रॉकी से बहस करने लगता है। तो रॉकी कमल को सबके सामने गोली मार के रीना को अपने साथ ले जाता है। फिर हम फारमैन नाम का उसी बच्चे को देखते हैं जिसके फादर ने मूवी की पहली पार्ट में रॉकी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। फारमैन की माँ उसे गन उठाने के लिए डांटती है, तो फारमैन कहता है रॉकी ने उन सबको गुलामी से आज़ाद किया है और वो रॉकी के लिए जान भी दे सकता है। इधर रीना अपनी हेल्पर पे गुस्सा होकर उसे गोली चलाने ही वाली होती है, तो रॉकी उसे शांत करने जाता है। के बाद रॉकी वनरम के पास जाता है जिसे उसने कैद करके रखा था। ये देख के सब लोग डर जाते हैं और उसे मारने के लिए कहते हैं, पर रॉकी वनरम को केजीएफ का सेनापति बनने का ऑफर देता है, तो वनरम मान जाता है और रॉकी के लोगों को गन चलाना सिखाता है। वनरम कहता है कि वो इस बार अपने हिसाब से काम करेगा और उन्हें जल्दी से 300 लोगों को एक स्पेशल चेक पोस्ट की सेफ्टी के लिए भेजना होगा, जो कि केजीएफ से एक ब्रिज के थ्रू जुड़ा हुआ है। इसके बाद रॉकी सब पार्टनर्स को मीटिंग के लिए बुलाता है और उन सबको बताता है कि केजीएफ में एक नहीं बल्कि 9 माइंस है और बाकी 8 माइंस को सूर्यवर्धन ने छुपा कर रखा था ताकि उसका ये कारोबार लंबे टाइम तक चले, पर रॉकी ने उन सभी माइंस को एक साथ खोदना स्टार्ट कर दिया है, जिससे सभी लोगों का केजीएफ पे और ज्यादा नजर जम गया है। और साथ ही हम केजीएफ की पुरानी वाली आर्मी को देखते हैं जो केजीएफ पे नजर रखे हुए हैं। फिर राजेंद्र वहाँ काम करने वाले लोगों के बारे में कहता है कि रॉकी इन डरपोक लोगों से काम नहीं करा पाएगा, तो उनमें से एक अंकल कहता है कि हम डरे थे, दबे हुए थे, पर जब रॉकी ने गरुड़ा को मारा तो उनके अंदर एक नया जोश भर गया, उनका सारा डर खत्म हो गया और अब वो अच्छे से काम करेंगे। फिर वहाँ के बच्चे रीना को रॉकी की स्टोरी बताते हैं कि कैसे उसने उन सबको गरुड़ा की जुल्म से बचाया, तो रीना भी रॉकी से इम्प्रेस होने लगती है। उधर हम देखते हैं कि चेकपोस्ट की सिक्योरिटी के लिए चुने गए 300 लोगों में से एक फारमैन भी होता है। दूसरी तरफ एंड्रयू को कोई फोन करके बोलता है कि रॉकी के ट्रक्स को एक्सट्रैक्शन के लिए जाने से रोकना पड़ेगा। इधर सीबीआई को भी पता लग जाता है कि केजीएफ पे कोई बाहर का पर्सन आकर राज कर रहा है।
उधर दिल्ली में सब लोग सूर्यवर्धन की सरकार गिराने की तैयारी करने लगते हैं और एंड्रयू सेठी को फोन करके इनायत खलील से बात करने के लिए कहता है। इधर खुदाई करते वक्त अधीरा की तलवार गिरती है जिसे देख के सब लोग डर जाते हैं। फिर वनरम रॉकी को अधीरा की खौफ और ताकत के बारे में बताता है और उसे कहता है कि अगर अधीरा यहाँ होता तो रॉकी कभी केजीएफ जीत नहीं पाता। इधर चेकपोस्ट पे फायरमैन की ग्रुप पे केजीएफ का पुराना सेना हमला कर देती है तो हमें पता चलता है कि उस सेना का सरदार और कोई नहीं बल्कि अधीरा है। अधीरा की सेना वहाँ सब लोगों को मार डालती है। फायरमैन अधीरा को कहता है कि रॉकी उसे नहीं छोड़ेगा तो अधीरा उसे मार के उस पोस्ट पे कब्जा कर लेता है। इधर एंड्रयू राज्यवर्धन को अकेला बुला के उसे मार डालता है ताकि उसके मरने की खबर सुन के रीना वहाँ आए और साथ में रॉकी भी केजीएफ से बाहर निकले और मौका पाते ही अधीरा रॉकी को मार सके। और ऐसा ही होता है। जैसे ही रीना खबर सुन के केजीएफ के बाहर निकलती है उसे अधीरा के लोग पकड़ लेते हैं। फिर उसे बचाने के लिए रॉकी केजीएफ से बाहर निकलता है और अधीरा उसे गोली मार देता है पर उसे जान से नहीं मारता, उसे छोड़ देता है ताकि उसकी हालत देख के केजीएफ की सब लोगों में अधीरा की खौफ फिर से जाग उठे। रॉकी की ऐसी हालत देख के और अधीरा की जिंदा होने की खबर सुन के सब लोग घबरा जाते हैं। उधर पार्लियामेंट में गुरु की सरकार गिराने की प्रपोजल रखा जाता है तो सब उसके खिलाफ वोट कर देते हैं। दूसरी तरफ सेठी रॉकी के सारे साथियों को खाने पर बुला के उन्हें शहद देकर मार डालता है। इधर अधीरा केजीएफ से बाहर जाने वाले सभी लोगों को मारकर वापस भेज देता है। इस तरह से केजीएफ से किसी का भी बाहर जाना बंद हो जाता है और सेठी रॉकी को फोन करके उसकी गुलामी करने के लिए बुलाता है। इधर फायरमैन की मां रॉकी को उसके बेटे की डेड बॉडी लाने के लिए कहती है तो रॉकी अपनी रहीम चाचा को फोन करके उनसे एक आखिरी काम करने के लिए कहता है। फिर रॉकी बहुत सारे पैसे लेकर इन सबसे दूर रीना के साथ वेकेशन पर चला जाता है। ये सब देख के केजीएफ के लोग और परेशान हो जाते हैं लेकिन रॉकी और कहीं नहीं बल्कि इनायत खलील के पास उसे मारने के लिए जाता है। वो इनायत को बिजनेस ऑफर करता है जिसे इनायत मना कर देता है पर फिर हमें पता चलता है कि ये सब रॉकी का प्लान होता है। वो इंडिया में इनायत के सभी साथियों को मार डालता है तो इनायत को मजबूरी में सब मारना पड़ता है और अपने साथ लाए पैसों से रॉकी इनायत से खतरनाक हथियार खरीद के ले जाता है। फिर रॉकी इंडिया वापस आकर फिर से अपने ट्रक्स को अधीरा के एरिया में भेजता है और इस बार वो इनायत की ओर से लाए हथियारों से अधीरा की सेना पे हमला कर देता है जिसमें से गोली अधीरा को भी लग जाती है पर रॉकी अधीरा को जिंदा छोड़ देता है। दूसरी तरफ गुरु के खिलाफ पार्लियामेंट में कोई वोट नहीं करता तो उसकी सरकार भी बच जाती है। फिर रॉकी फायरमैन की बॉडी उसकी मां को लाकर देता है और खुद मुंबई जाकर शेट्टी को मार डालता है। इसके बाद असेंबली इलेक्शन में गुरु की सरकार हार जाती है और रामिका सेन की सरकार आती है जो कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है। यहाँ सेन शिफ्ट होती है और 1981 में जहाँ रामिका की सरकार आ जाती है तो सीबीआई का चीफ रामिका से मिलकर रॉकी के बारे में बताने की कोशिश करता है पर रामिका उसे सीरियसली नहीं लेती तो राघवन रामिका को रॉकी के बारे में बताता है कि कैसे वो पूरे इंडिया में नेटवर्क फैला के रखा है और केजीएफ में अपना एक बहुत बड़ा किंगडम बनाया है। तो रामिका ये सब देख के हैरान हो जाती है। वो राघवन को रॉकी के सारे गोडाउन्स और वेयरहाउस पे रेड डालने को कहती है पर उन्हें रेड में कुछ नहीं मिलता और इस दौरान एक गोडाउन से पुलिस रॉकी का एक सोने का बिस्किट ले जाती है। ये खबर जब रॉकी को पता चलता है तो रॉकी उस पुलिस स्टेशन में अपना गोल्ड बिस्किट वापस लेने के लिए जाता है और उस पुलिस स्टेशन में गोली की बारिश कर देता है। रामिका को जब ये सब पता लगता है तो वो टीवी इंटरव्यू के थ्रू रॉकी को आर्मी का धमकी देती है तो रॉकी केजीएफ से सोना सप्लाई करना बंद कर देता है। इधर एंड्रयू को फिर से किसी का फोन आता है और वो उसे अधीरा से मिलकर रॉकी को मारने के लिए कहता है। फिर अधीरा एंड्रयू को माइन में घुसने का रास्ता ढूंढने के लिए कहता है। इधर रहमान चाचा रॉकी को कहता है कि वो अपने काम को लेकर गरुड़ा की तरह बहुत सेल्फिश और लालची हो रहा है और उसे पूछता है कि तू ये सब किसके लिए कर रहा है। तो हमें पता चलता है कि रॉकी केजीएफ में अपनी माँ की एक समाधि बनवाता है और उसकी देखभाल के लिए एक आदमी को बुलाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि उसी का बाप होता है। फिर रॉकी कहता है कि वो ये सब अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कर रहा है और जब उसकी माँ जिंदा थी तब उसके बाप ने उसकी माँ की फिक्र नहीं की इसलिए वो अब उससे अपनी माँ की सेवा करवा रहा है। इधर रामिका को पता चल जाता है कि रॉकी एक ट्रस्ट के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो वो सीबीआई को इसका सबूत ढूंढने के लिए कहती है। रॉकी को जब ये सब पता चलता है तो वो खुद रामिका से मिलकर उसे अपने ट्रस्ट का सारा प्रूफ देने जाता है जिससे रामिका को पता चलता है कि उसकी पार्टी के कुछ लोग भी उसी ट्रस्ट से पैसे लेते हैं जिस कारण रामिका फिर से मजबूर हो जाती है और कहती है कि वो एक दिन रॉकी को जरूर हराएगी। यह रॉकी रामिका से गुरु को अपनी कैबिनेट में जगह देने की भी डिमांड करता है। इसके बाद रॉकी गुरु के सामने अपनी टीम को माइन नंबर 3 में कुछ नाम मिलने के कारण उसमें खुदाई बंद करने के लिए कहता है। इधर अधीरा को एंड्रयू बताता है कि माइन नंबर 3 में खुदाई बंद हो गई है तो अधीरा उसी माइन से होकर केजीएफ में घुस के रॉकी को मारने का प्लान करता है।
फिर रॉकी रामिका को कहता है कि अगर वो उसे हराना चाहती है तो उसे सिस्टम से बाहर आकर गुंडे की तरह सोचना होगा। तो रामिका रिजाइन करने का डिसाइड करती है। इधर रीना प्रेग्नेंट हो जाती है और ये बात रॉकी को बताने के लिए जाती है। तो रॉकी खुश हो जाता है कि तभी अधीरा और एंड्रयू केजीएफ पे हमला कर देते हैं। अधीरा रीना को मार डालता है और फिर दोनों में एक घमासान फाइट होती है, जिसमें पहले अधीरा रॉकी को मार नहीं वाला होता है कि तभी रॉकी को रीना की बात याद आती है और वो दोबारा उठ के फाइनली अधीरा को मार डालता है। रॉकी को जब पता लगता है कि अधीरा ने उस पे माइन नंबर 3 से हमला किया था तो उसे पता लग जाता है कि उसको धोखा देने वाला और कोई नहीं बल्कि गुरु है, क्योंकि उसके सामने ही रॉकी ने माइन नंबर 3 का काम रोकने की बात किया था। गुरु ने एंड्रयू और अधीरा को गाइड किया था। एक तरफ से इस पूरी स्टोरी का मास्टरमाइंड रॉकी को वहाँ भेजने वाला, गरुड़ा को मरवाने वाला और अधीरा को पहले बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि गुरु ही था। उधर रामिका रिजाइन करने ही वाली होती है कि तभी रॉकी पार्लियामेंट हाउस पहुंच के गुरु को गोलियों से भून देता है, जिस कारण रामिका केजीएफ पे आर्मी डिप्लॉय कर देती है। पर आर्मी के वहाँ पहुंचने से पहले ही रॉकी सब लोगों को वहाँ से निकलवा देता है और वो खुद सारा सोना लेकर समुद्र में एक जहाज पर चला जाता है। इसके बाद केजीएफ खाली होने के बाद आर्मी वहाँ बॉम्ब गिरा के उस जगह को तबाह कर देती है। रामिका को इंडियन नेवी से कॉल आता है कि रॉकी समुद्र में है और उसने खुद उनको ये सिग्नल भेजा है और वो सेम सिग्नल उसने अमेरिकन और इंडोनेशियन नेवी को भी दिया है। तो वो दोनों देशों की नेवी भी रॉकी की तरफ बढ़ रही है। फिर नेवी उसे सरेंडर करने को कहती है पर वो नहीं मानता, वो आगे बढ़ता रहता है। तो रामिका रॉकी को मारने का ऑर्डर पास कर देती है, तो वो रॉकी को मार डालते हैं और इस तरह से रॉकी अपने साथ सारा सोना लेकर समुद्र में डूब जाता है। मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक CIA ऑफिशियल रामिका को रॉकी का इंटरनेशनल क्रिमिनल होने की बात बताता है और साथ ही अमेरिका और फॉरेन कंट्रीज में रॉकी द्वारा किया गया क्राइम्स का फाइल देता है और रामिका को उन क्राइम्स को ध्यान से पढ़ने को कहता है। इधर आनंद की लाइब्रेरी को समेटते हुए पियोन को केजीएफ चैप्टर 3 का एक फाइल मिलता है, जिससे हम केजीएफ का चैप्टर 3 भी जल्द ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।